हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है कि होम लोन पे टैक्स बेनिफिट आपको किस तरह से होंगे और अभी क्या लेटेस्ट अमेंडमेंट आई हुई है। सेकंड रहेगा कि होम लोन पे इंटरेस्ट का क्या डिडक्शन रहेगा, अगर आप होम लोन लेते हैं तो आपको किस तरह से इंटरेस्ट में डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है न्यू वर्सेस ओल्ड रिजीम। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी न्यू वर्सेस ओल्ड रिजीम भी है, तो दोनों में क्या बेनिफिट्स है आपको होम लोन्स के। अगर आप होम लोन लेते हैं तो आप कौन सी रिजीम की तरफ में आप जाके टैक्स को फाइल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन 24B ऑफ इनकम टैक्स क्या कहता है। उसके बाद है जॉइंट होम लोन लेने में बेनिफिट है या लॉस है, इसके बारे में भी। उसके बाद अगर आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो आप किस तरह से जो है अपना इंटरेस्ट का क्लेम जो है टैक्स बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आज मैं आपको क्लियरली शो करूँगी, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिए। तो अभी हम शुरू करते हैं। नेक्स्ट है कि टैक्स बेनिफिट और होम लोन्स क्या है। अगर आप बात करें तो सेक्शन 80C के अंदर में जो आपको होम लोन का जो है टैक्स बेनिफिट मिलता है, जिसमें क्या होता है आपका प्रिंसिपल अमाउंट। अब आप सोचिए कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होता है। मेन चीज़ क्या होती है कि जब भी आप बैंक से लोन लेते हैं तो आपको एवरी ईयर एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जिसमें आपका प्रिंसिपल अमाउंट अलग से मेंशन होता है, प्लस आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी अलग से मेंशन होता है। तो वहाँ पे आप उसको ईजिली देख सकते हैं कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट का अमाउंट कितना है। प्लस स्टैम्प ड्यूटी तो आपको पता ही होती है, वो जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको आइडिया होता ही है। तो अब इसमें क्या है, 1.5 लाख की जो लिमिट कर दी गई है वो उतना ही आप जो है डिडक्शन ले सकते हैं। कंडीशन इसमें क्या है कि प्रॉपर्टी को आप 5 ईयर्स में सेल नहीं करेंगे। इन केस अगर आप 5 ईयर में सेल उसको कर देते हैं तो ये जो अमाउंट है आपकी इनकम माना जाएगा, आपको फिर उस पर टैक्स भरना पड़ेगा। अगर सपोज दैट आपने क्लेम कर लिया है, ठीक है, टैक्स बेनिफिट ले लिया है और आपने विद इन 5 ईयर्स में अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है, तो जितना अमाउंट आपने टैक्स अंडर टैक्स बेनिफिट क्लेम किया है वो आपको एज ए इनकम को दिखा के आपको उसमें जो है अपना आईटीआर को फिल टैक्स जो है फाइल करना पड़ेगा। अब कन्फ्यूज़न ये भी होता है कि ओल्ड में एप्लीकेबल है या न्यू में। तो देखिए ये जो है वो ओल्ड में एप्लीकेबल है। 1.5 लाख तक की आपकी लिमिट है, जिसमें आपका क्या इंक्लूड होता है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट और स्टैम्प ड्यूटी, ठीक है, वो इंक्लूड करके आप 1.5 तक का ले सकते हैं, जिसमें आपका ईएलसीसी फंड और पीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और चिल्ड्रन एजुकेशन फीस वो इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 24B क्या है, जो इंटरेस्ट पेमेंट के बारे में बताता है कि अगर होम लोन लिया है तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट तो उस पर पे करना ही होता है। और इंटरेस्ट आपने 1 साल के अंदर कितना पे किया है इसका भी आपको कन्फ्यूज़न होगा, क्योंकि जब आप अपना होम लोन की किस्तें मतलब कि प्रीमियम को पे करते हैं तो उसमें इंक्लूड होता है प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट, दोनों इंक्लूड होता है। तो उसके लिए अगेन क्या करना है, ईयर एंड में आपको एक इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मिलता है बैंक की तरफ से, जहाँ पे भी आपने लोन लिया हुआ है उसमें आपको क्लियरली मेंशन होता है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट कौन सा है और इंटरेस्ट का अमाउंट कौन सा है, तो वो आपको इजीली दिख जाएगा। तो आप 2 लाख पर ईयर तक का इंटरेस्ट, सपोज दैट आप 1 साल में आप सपोज आप मान लीजिए आप 2,50,000 का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो आप 2 लाख तक का जो इंटरेस्ट जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं, हम टैक्स बेनिफिट में ले सकते हैं, बशर्ते कि आपकी वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डेफिनेटली अब इस पे कंडीशन तो है। कंडीशन क्या है कि लोन मस्ट बी परचेज कंस्ट्रक्शन और रिनोवेशन। आपने जो भी लोन लिया है या तो आप उससे प्रॉपर्टी परचेज करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे या फिर रिनोवेशन करेंगे। कंस्ट्रक्शन को 5 साल के अंदर में ही जो है ख़त्म कर देना है। 5 साल के अंदर 5 साल से ऊपर आपका कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो टैक्स बेनिफिट होता है आपको 5 ईयर्स तक ही मिलते हैं। लोन जो है टैक्स पेयर के नाम पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी वाइफ के नाम पे ले लिया इन केस या पेरेंट्स के नाम पे ले लिया और आप उसका टैक्स बेनिफिट ले रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका भी सॉल्यूशन ये होता है कि या तो आप प्रॉपर्टी में आप उनको को ओनर बनाइए, ठीक है। उसके बाद है दे मस्ट बी ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। और इनोवेशन के केस में क्या है, आप सिर्फ 30,000 का ही क्लेम कर सकते हैं। 2 लाख का क्लेम वहाँ पे आपको अलाउ नहीं होता है इंटरेस्ट में। तो ओल्ड रिजीम की अगर हम बात करें तो ओल्ड रिजीम में तो आपको 2 लाख पर ईयर का जो आप इंटरेस्ट का अमाउंट जो है बेनिफिट ले सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लेट आउट नहीं होनी चाहिए, मतलब आप उसमें खुद रहेंगे। उसके बाद है अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं लेट आउट के पर्पज़ से, ठीक है, लेट आउट के पर्पज़ से प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसकी कोई लिमिट नहीं है। जितना भी आप इंटरेस्ट एक्चुअल में पे कर रहे हैं आप सारा का सारा क्लेम कर सकते हैं। बट ये किस में अलाउ है, ये आपके न्यू रिजीम में अलाउ है, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है।
उसके बाद बात करें सेक्शन 80 की, तो ये ज़्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं है क्योंकि ये उनके लिए एप्लीकेबल है जिन्होंने फर्स्ट टाइम, जिनका लोन जो उन्होंने फर्स्ट टाइम होम बाय किया है, और प्लस उन्होंने जो लोन का कब सेक्शन हुआ था 16 एंड 17 में। इसमें जो मैक्सिमम डिडक्शन है वो कितना ले सकते हैं, वो 50,000 का पर ईयर का जो है डिडक्शन वो ले सकते हैं। बट उनका लोन अमाउंट 35 लाख से ऊपर का नहीं होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी भी 50 लाख से ऊपर की उसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो ये इसमें कुछ कंडीशन है, बट ये उनके लिए ही एप्लीकेबल है जिन्होंने 16-17 के अंदर में फाइनेंशियल ईयर में जो है लोन को लिया था। उसके बाद अगर करें सेक्शन 80 है जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, इसमें एक्स्ट्रा डिडक्शन 1.5 लाख की दी गई है। बट अगर आपका लोन 2019-20 से लेकर 21-22 के सेशन में अगर आपका लोन पास हुआ है होम लोन, तभी आप जो है 1.5 लाख का एक्स्ट्रा जो डिडक्शन वो ले सकते हैं। बट इसमें कंडीशन क्या है कि जो टैक्स पेयर है उसके नाम पे पहले से कोई और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, और जो प्रॉपर्टी आप होम लोन में ले रहे हैं उसकी जो कॉस्टिंग है, उसकी जो वैल्यू है वो 45 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो इस बात का आपको फाइलिंग करने के लिए आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड में आना है। यहाँ पे आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट तीनों दोनों दिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो है और डिजिम हमने सेलेक्ट की गई है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड में अगर आपका इंटरेस्ट का क्लेम आता है तो आप उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड में डालेंगे, और इनकेस अगर लेट आउट में आता है तो लेट आउट सेलेक्ट करके आप उसमें अमाउंट डालेंगे। यहाँ पे आपको इंटरेस्ट पेबल पर अमाउंट मिलेगा, वहाँ पे आप अमाउंट को लिख सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरह से भी जाकर डिडक्शन नहीं दिख रही है तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप डिडक्शन को ले सकते हैं। डिपेंड करता है आप न्यू सेलेक्ट कर रहे हैं या ओल्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से आपको ऑप्शन हाइड मिलेंगे। अगर उसके बाद अगर हम जॉइंट होम लोन के केस में अगर अगर हम डिस्कस करें तो को एप्लीकेंट्स को ओनरशिप इन द प्रॉपर्टी दोनों ही जो है सेपरेट डिडक्शन ले सकते हैं। मीन्स अभी तक क्या था, आपका 72 लाख तक का ही आप जो डिडक्शन ले सकते थे, बट अगर जॉइंट ओनरशिप है, को ओनरशिप है, तो उसमें दो जने जो है डिडक्शन ले सकते हैं। तो रेशियो क्या हो जाएगा, 50-50% हो जाएगा। तो दोनों को जो है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों का ही डिडक्शन वो ले पाएंगे। अगर अब ये पॉइंट ये आता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो क्या करें। देखिए, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो आपको डिडक्शन का अमाउंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लेना है। 5 क्यों, क्योंकि आप 5 कॉन्टिन्यूस ईयर तक ही जो है अपना डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल एक मैं बताती हूँ, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड सपोज 5 ईयर्स का था, तो टोटल लोन पे जो इंटरेस्ट गया वो 5 लाख ही पे हुआ है, और हाउस कंप्लीट कब हुआ, 2025 में। तो 2025 के बाद की जो भी सेशन लगेंगे उसमें क्या कर सकते हैं, 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख आप 2024-25, 2025-26 फाइनेंशियल ईयर, 26-27, 27-28, 28-29, मतलब ये कॉन्टिन्यूस 5 ईयर्स में आप 1 लाख रुपीज़ का जो है डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। होप तो कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। जब आपका कंस्ट्रक्शन की, अभी हमने लास्ट चेक किया कि कंस्ट्रक्शन का जो ड्यूरेशन होना चाहिए वो 5 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि आप कॉन्टिन्यूस 5 ईयर्स में ही कंस्ट्रक्शन होने के बाद आपका जो भी लोन पे इंटरेस्ट लगा हुआ उसको 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करके आप उसका क्लेम ले सकते हैं। तो अगर बात करें कि आपका पहला एक लोन चल रहा है उस पे आप टैक्स क्लेम ले रहे हैं, तो क्या सेकंड पे भी आपको मिलेगा? डेफिनेटली यस। आपको जो अगर आप कोई सेकंड होम लोन भी लेते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपको टैक्स रिडक्शन का क्लेम ज़रूर मिलेगा। उसके बाद बजट चेंजेस के बाद जो है क्या बिग चेंजेस आए हैं उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ आपको। जैसे न्यू अमेंडमेंट क्या हुई है, फाइनेंस बिल 2023 में एक इंट्रोड्यूस किया गया था। सेक्शन 48 को जो अमेंड किया गया था इनकम टैक्स में, जो ये बताता है कि कोई भी जो होम लोन का इंटरेस्ट होता है, इसमें जनरली ये कहा गया है कि जो होम लोन का इंटरेस्ट जो होते हैं उसको जो है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं जोड़ा जाता है। मींस क्या है, ये मैं आपको बताती हूँ कि एग्जांपल के थ्रू। इसका ये है कि जब भी हम प्रॉपर्टी को सपोज 5 ईयर्स बाद सेल कर देते हैं तो उसमें हम अपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ज़रूर जोड़ते हैं, तो उसमें हमें इंटरेस्ट के अमाउंट को जो है ऐड नहीं करना है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के केस में। अब ऐसा क्या है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ। सपोज दैट आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी 60 लाख की 2015 में, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जिसमें आपने होम लोन लिया था 40 लाख का। ठीक है, इंटरेस्ट आपका था 8% पर एनम। सपोज दैट ओवर द 8 साल के अंदर में जो इन प्रीमियम पे जो अमाउंट, जो इंटरेस्ट एज ए इंटरेस्ट अमाउंट पे किया गया वो 8 लाख का किया गया। ठीक है, अब उस प्रॉपर्टी को 60 लाख में जो खरीदी थी उसको 80 लाख में सेल कर दिया गया। तो सेल प्राइस तो ठीक है आपका 80 लाख हुआ, ठीक है, बट आपकी जो इंडेक्सेशन की कॉस्ट होती है
मतलब कि इंडेक्सेशन मतलब इंडेक्सेस एक्विजिशन कॉस्ट कि मतलब आपको प्रॉपर्टी कितने में मिली। तो हम क्या करते हैं कि 60 लाख में तो हमने खरीदी थी, 8 लाख में हमने इंटरेस्ट पे किया, तो हमारा एक्विजिशन कॉस्ट कितनी मतलब हमें प्रॉपर्टी कितने की मिली, हमें 68 की मिली। तो बट ये चीज़ गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि जो 8 लाख का इंटरेस्ट है, अगर आप 8 लाख पूरा का पूरा आप टैक्स बेनिफिट में क्लेम कर लेते हैं तो 8 लाख आपका एक्विजिशन कॉस्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो 8 लाख इसमें नहीं होगा, आपका जो एक्विजिशन कॉस्ट हुआ वो 60 लाख ही हुआ, क्योंकि 8 लाख तो आप एज ए इंटरेस्ट को टैक्स बेनिफिट में क्लेम कर लेंगे। हाँ, इनकेस अगर आप कुछ कम क्लेम करते हैं तो वो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट में आ सकता है, बट पूरा का पूरा आपका एक्विजिशन कॉस्ट में नहीं आएगा। तो यहाँ अगर हम 68 लाख लेते हैं तो यहाँ पे कैपिटल गेन कितना हुआ, 12 लाख हुआ, बट रियल में कैपिटल गेन कितना, 20 लाख रुपीज़ है, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट तो हम टैक्स बेनिफिट में क्लेम कर ले रहे हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप एक्विजिशन कॉस्ट में अपने जो लोन का इंटरेस्ट है उसको आप ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, कैपिटल गेन क्योंकि बढ़ जाएगा, कैपिटल गेन जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 20 लाख। ठीक है, कैपिटल गेन आपका 20 लाख हो जाएगा, तो 20 लाख पे आपको जो है टैक्स को पे करना होगा। तो होप सो कि आपको जो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये था कि आप होम लोन पे किस तरह से जो है टैक्स बेनिफिट आपको मिलते हैं, किन किन केसेस में मिलते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। और सबके आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और इसको ज़रूर शेयर भी करें, क्योंकि आगे आपको इनका ITR फाइल करने के लिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और अगर आपको टैक्स प्लानिंग भी करते तो इन चीज़ों का भी ध्यान में आप ज़रूर रख के टैक्स प्लानिंग कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।